Hello बच्चों, welcome to this amazing platform of Physics Wala. This is Nancy Della and today we will discuss the next lecture of biotechnology, principle and process. तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था स्टेप्स कौन कौन से हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो सबसे जो पहला स्टेप था वो था आइसोलेशन ऑफ ए प्योर डीएनए, यानी कि हमने डीएनए को आइसोलेट किया था प्योर फॉर्म। जैसे कि हमने कौन कौन से एंजाइम यूज किए थे, हमने यूज किया था सेलुलेज, हमने यूज किया था काइटिनेज, हमने यूज किया था लाइसोजाइम, और प्रोटीन को हटाने के लिए प्रोटीएज, और आरएनए को हटाने के लिए हमने आरएनए का यूज किया था, आरएनएज का यूज किया था, और लास्ट में हमने चिल्ड इथेनॉल डाल दिया था, जिससे की वजह से हमें जो डीएनए है वो मिल गया था व्हाइट थ्रेड्स की फॉर्म में। ठीक है, डीएनए प्रेसिपिटेट हो गया था। ऑलराइट, तो हमें जो डीएनए है वो मिल गया था फाइन थ्रेड्स की फॉर्म में, जो कि ट्रांसपेरेंट था। अब जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, सेकंड स्टेप के अंदर हमने फ्रेगमेंटेशन कराना है। जो भी डिजायर्ड जो डीएनए फ्रेगमेंट है, जो भी डिजायर्ड जो डीएनए है, और हमने जो वेक्टर लिया है, सिलेक्ट किया है, उस वेक्टर का और जो डिजायर्ड डीएनए है उसको डाइजेस्ट कराना है हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से, ताकि हमें फ्रेगमेंट्स मिले। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो जाए डीएनए का बाय यूजिंग सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ऑन डीएनए एज वेल एज ऑन वेक्टर। थर्ड जो स्टेप था, हमने निकालना है, अब आइसोलेट करना है डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए हमें, ठीक है, और उसके लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी जिसको हमने बोला था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक क्या थी, जिसके अंदर आपने एगेरोस जेल यूज किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया था, बफर यूज किया था, और आपने इलेक्ट्रोड्स यूज किए थे। ठीक है, आपको पता है डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है यानी कि जो एनोड है उसकी तरफ मूव करेगा। प्रिंसिपल क्या था, हमने डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट, साइज के बेसिस के ऊपर हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा जो डिजायर जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो कौन सा है, यानी कि स्मॉलर जो फ्रेगमेंट है वो जल्दी भागेंगे एनोड की तरफ एज कंपेयर टू द लार्जर फ्रेगमेंट्स। ठीक है, लार्जर फ्रेगमेंट आपको कहां पर मिलेंगे, पीछे की तरफ मिलेंगे, यानी कि जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ आपको वो मिलेंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, आप आइसोलेट तो तब करोगे ना जब आपको डीएनए विजुअलाइज होगा। विजुअलाइज तो ऐसे होगा नहीं, क्यों, क्योंकि व्हाइट ट्रांसपेरेंट है। तो विजुअलाइजेशन के लिए आपने क्या यूज किया था, विजुअलाइजेशन क्या आपने आपने यूज किया था इथिडियम ब्रोमाइड एज वेल एज अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर। ठीक है, आपको ऑरेंज कलर के बैंड्स आपको मिले थे। अब आप इजीली पता लगा सकते हो कि डिजायर्ड जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो कौन सा, आप उसको आइसोलेट कर सकते हो। लेकिन आइसोलेट करते टाइम, अब जब आप जेल से आइसोलेट करोगे तो हल्का फुल्का जेल भी आएगा। अब उस जेल को हटाना है ताकि हमें सिर्फ अपना क्या मिले, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट मिले। ठीक है, और उस प्रोसेस को आपने क्या बोला था, इल्यूशन बोला था। आज हम क्या करने वाले हैं बच्चे, आज हम करने वाले हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, और किस टेक्निक की मदद से होगा, वो होगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, और हम लास्ट में पहुंचे गए हैं, बस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बचा है और बायो रिएक्टर्स आपका बचा है, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कक्षा, और जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पीसीआर। ठीक है, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बजाय सबसे पहले आप ये डालो कि फोर्थ स्टेप क्या होगा, कौन सा स्टेप होगा, फोर्थ स्टेप यही तो होगा। पहला आइसोलेशन हो गया, आइसोलेशन ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए, फिर फ्रेगमेंटेशन, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब क्या आएगा बच्चे, एम्प्लीफिकेशन। अब जो प्रोसेस होगा उसको आप क्या बोलोगे, एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, जो डिजायर्ड जो डीएनए फ्रेगमेंट है इसका एम्प्लीफिकेशन। ऑलराइट, अब ये जो एम्प्लीफिकेशन है वो किसकी मदद से होगा, ये होगा पीसीआर की मदद से। आपने नाम सुना होगा पीसीआर। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है। चलिए, पीसीआर, पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या नाम होता है बच्चे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। अब देखो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब है हमें मल्टीपल कॉपीज चाहिए, मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि पीसीआर का मतलब क्या है, मल्टीपल कॉपीज ऑफ, मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। जो भी डिजायर्ड जो डीएनए फ्रेगमेंट है इसकी मल्टीपल कॉपीज मिलना इन विट्रो, यानी कि लैब के अंदर। ठीक है, आप सोचोगे कि मैम ये पीसीआर जरूरी क्यों है। ठीक है, व्हाई इट्स नेसेसरी। तो सबसे पहली बात, जब आपको कोई भी क्राइम सीन पर
आपको मिला सैंपल, ठीक है। अब वो सैंपल बहुत थोड़ा सा होगा, ठीक है, यानी कि जो डीएनए है वो भी कम होगा। अब आपको इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स खराब भी हो सकते हैं, है ना, लैब के अंदर काम करते टाइम। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास जो भी सैंपल है कम से कम वो तो एम्पल अमाउंट के अंदर हो, यानी कि हमें सोचना ना पड़े, कि घबराना ना पड़े कि क्या पता ये सैंपल खराब हो गया तो हमारे पास और कुछ सैंपल है या नहीं, क्योंकि क्राइम सीन पर आपको सैंपल तो, अब ये तो नहीं है कि बार बार जाओगे क्राइम सीन पर और आपको हर टाइम पे सैंपल मिलेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस सैंपल की पहले से एम्प्लीफिकेशन करा लेते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट जो भी अपना जो डीएनए है वो लार्ज अमाउंट के अंदर वहां पर मिले। दूसरी बात, जो भी हम ये बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है, इतनी जो प्रोसेस कर रहे हैं, काट पीट हम रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इन सब का मतलब क्या है कि हमें जो प्रोडक्ट है वो लार्ज अमाउंट के अंदर मिले, ठीक है। लार्ज अमाउंट के अंदर प्रोडक्ट कब मिलेगा, जब रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल आपका बहुत ज्यादा नंबर में होगा। अब रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल अगर आपको बहुत ज्यादा नंबर के अंदर चाहिए, तब आपको क्या कराना पड़ेगा कि फॉरेन जीन भी आपको ज्यादा नंबर में होना चाहिए। उसके लिए ही तो हम एम्प्लीफिकेशन करा रहे हैं, ठीक है, उसी के लिए ही हम क्या करा रहे हैं, एम्प्लीफिकेशन। अब देखो, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका जो पीसीआर है, पीसीआर जो टेक्निक है, इट इज डेवलप्ड बाय, जो पीसीआर टेक्निक है इट इज डेवलप्ड बाय, ये किसने डेवलप की थी, साइंटिस्ट का नाम याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम पर भी आपको साइंटिस्ट का नाम बताया था, जैसे कि टिसेलियस। और तो ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दी गई, लेकिन एक दो साइंटिस्ट के नाम तो आपको पता चल जाएंगे, तो क्या दिक्कत की बात है ना। ईयर आपको याद रहे ना रहे वो अलग बात है, ठीक है, उसके लिए आप टेंशन लेना छोड़ दो, लेकिन एटलीस्ट साइंटिस्ट का नाम तो पता होना चाहिए जिन्होंने इतनी डिस्कवरी की है, इतनी महान महान डिस्कवरी की है, नहीं। तो पीसीआर इट इज डेवलप्ड बाय कैरी मुलिस, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम क्या है, कैरी मुलिस, इन 1983, ठीक है। और इन्हीं के डिस्कवरी के लिए इनको क्या मिला है बच्चे, नोबेल प्राइज भी मिला है। मैं ये भी बात यहाँ पर लिख देती हूँ, इनकी डिस्कवरी के लिए इनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज। और ये जो नोबेल प्राइज है इनको ये मिला है 10 साल के बाद, ठीक है। ऑलराइट, तो ये थोड़ा सा पीसीआर के बारे में था, यानी कि हम फोर्थ स्टेप के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, जिसको हमने क्या बोला है, पीसीआर, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्यों इतना जरूरी है। देखो, एक तो हमें एम्प्लीफिकेशन कराना है, ठीक है, और ऊपर से बहुत कम टाइम लेती है। अब आप देखोगे कि कितनी जल्दी आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। ऑलराइट, तो इसके अंदर जितने भी जो स्टेप्स है ना, एक तो आपको सीक्वेंस में ध्यान रखनी है, ठीक है, कि कब कौन सा स्टेप हुआ है, एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो एक बार हम ये कर लेते हैं कि पीसीआर करने के लिए बच्चे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पीसीआर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं पीसीआर के लिए। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है होगी बच्चे टारगेट डीएनए, आपके पास वो तो होना चाहिए ना डीएनए जो कि आपको एम्प्लीफाई कराना है। तो टारगेट डीएनए टू बी एम्प्लीफाइड, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो टारगेट डीएनए जो एम्प्लीफाई कराना है, ठीक है, टारगेट डीएनए टू बी एम्प्लीफाइड, ठीक है। ये जो टारगेट डीएनए जो कि आपने एम्प्लीफाई कराना है, एक तो आपके पास ये होना चाहिए टारगेट डीएनए टू बी एम्प्लीफाइड। दूसरी बात क्या होनी चाहिए आपके पास, दो होने चाहिए आपके पास प्राइमर, दो होने चाहिए आपके पास प्राइमर, ठीक है, यानी कि एक तो होना चाहिए आपके पास फॉरवर्ड प्राइमर और एक होना चाहिए आपके पास रिवर्स प्राइमर, एक फॉरवर्ड प्राइमर होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए बच्चे, रिवर्स प्राइमर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब आप सोचोगे कि प्राइमर क्या होता है, तो प्राइमर क्या होता है बच्चे, ये 8 to 14 छोटी छोटी केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं टू द टारगेट डीएनए। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं प्राइमर क्या होता है बच्चे। प्राइमर आपसे पूछ सकते हैं, देखो जो पीसीआर है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सब्जेक्टिव, यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर और बायोरिएक्टर्स, इसके ऊपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए सारी की सारी बात, एज वेल एज आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव पार्ट भी, कि किस तरीके से प्राइमर यूज करते हैं हम, सारी की सारी चीजें। हो सकता है आपको पूरी की पूरी पीसीआर ना पूछने की बजाय आपसे एक स्टेप पूछ ले, है ना। तो देखो प्राइमर क्या होता है, प्राइमर होता है 8 to 14 केमिकली सिंथेसाइज्ड, ठीक है, केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, ये क्या होती है,
ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होती है। ओलिगो का मतलब बहुत फ्यू। 8 to 14 केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री टू द टारगेट डीएनए। इनकी जो सीक्वेंस होगी वो कॉम्प्लीमेंट्री होगी टू द टारगेट डीएनए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री टू द टारगेट डीएनए। और ये जो प्राइमर है ये हमेशा कहाँ पर अटैच होता है, हमेशा अटैच होता है 3 प्राइम एंड ऑफ द टारगेट डीएनए, ठीक है, ये वाली बात भी आपको ध्यान में रखनी है। एंड इट ऑलवेज अटैच्ड, ये कहाँ पर अटैच्ड होगा, इट ऑलवेज अटैच्ड टू 3 प्राइम एंड ऑफ टारगेट डीएनए, ठीक है, जो कि इट ऑलवेज अटैच टू द 3 प्राइम एंड ऑफ द टारगेट डीएनए। ये हो गया आपका प्राइमर, ठीक है। तो प्राइमर क्या होता है, 8 to 14 केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होती है टारगेट डीएनए के लिए, और ये हमेशा अटैच्ड होता है 3 प्राइम एंड ऑफ द टारगेट डीएनए, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तो हो गया प्राइमर के बारे में। अब आपको चाहिए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। पॉलीमरेज एंजाइम यानी कि आपको ऐसा एंजाइम चाहिए जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सके, ठीक है, तभी तो लेंथ बढ़ेगी डीएनए की। अब हम जनरली डीएनए पॉलीमरेज यूज नहीं करते। अब आप बोलोगे कि मैम क्यों नहीं करते हम डीएनए पॉलीमरेज, हम तो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर यही पढ़ते आए हैं कि डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने के लिए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात क्या है कि जितने भी स्टेप्स होते हैं ना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर, वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अब आप पढ़ोगे कि जैसे कि डीनेचुरेशन के अंदर कितना टेम्परेचर रिक्वायर होता है, एनिलिंग के अंदर कितना टेम्परेचर रिक्वायर होता है, एक्सटेंशन के अंदर कितना टेम्परेचर रिक्वायर होता है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए। अब ये जो एंजाइम्स हैं ये हाई टेम्परेचर पर तो डीनेचर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम कुछ ऐसा एंजाइम यूज करें, अदरवाइज हर साइकिल के अंदर आपको एक नया एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। यानी कि हर एक साइकिल के अंदर आपको एक नए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो अब इतनी कॉम्प्लिकेशन को हम थोड़ा सा रिमूव करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी इतनी सारी कॉम्प्लिकेट प्रोसेस ही तो करते आ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि क्यों ना हम ऐसा एंजाइम डिस्कवर कर लें, ठीक है, जो कि ऑलरेडी साइंटिस्ट कर चुके हैं, ठीक है। क्यों ना हम कुछ ऐसा एंजाइम आइसोलेट कर ले, एक्सट्रैक्ट कर ले, जो कि हाई टेम्परेचर पर भी जिंदा रहे, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक बैक्टीरिया, ठीक है, एक बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। इस बैक्टीरिया का नाम है बच्चे थर्मस एक्वेटिकस। ये जो बैक्टीरिया है इट्स फाउंड इन, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया फाउंड इन, ये कहां पर मिलता है, इट फाउंड्स इन हॉट वाटर स्प्रिंग। जो भी हॉट वाटर जो स्प्रिंग है ना, हॉट वाटर स्प्रिंग के अंदर ये बैक्टीरिया मिलता है। ये बैक्टीरिया कहाँ पर मिलता है, हॉट वाटर स्प्रिंग के अंदर ये बैक्टीरिया मिलता है। और यहाँ पर क्या होगा बच्चे कि अगर ये हॉट वाटर स्प्रिंग जहां पर जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस भी मिले तब भी ये बैक्टीरिया जिंदा रहेगा। अगर ये बैक्टीरिया जिंदा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर मिलने वाला एंजाइम भी जिंदा होगा इतने बड़े टेम्परेचर, इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ से थर्मस एक्वेटिकस ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हॉट वाटर स्प्रिंग के अंदर मिलता है। यहाँ से एक एंजाइम इन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया और उस एंजाइम का नाम है बच्चे टेक डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। उस एंजाइम का नाम क्या है, टेक डीएनए पॉलीमरेज। और ये जो टेक डीएनए पॉलीमरेज है ये हाई टेम्परेचर पर भी जिंदा रह सकता है और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, थर्मोस्टेबल, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, थर्मोस्टेबल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं अब एंजाइम का नाम लिख रही हूँ। एंजाइम का नाम क्या है बच्चे, आप टेक डीएनए पॉलीमरेज या फिर आप टेक पॉलीमरेज भी आप यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। ये यानी कि थर्मस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी, ठीक है, कि जो टेक डीएनए पॉलीमरेज है वो कहाँ से आइसोलेट किया है, ये आइसोलेट किया है आपका थर्मस एक्वेटिकस से, ठीक है। तो टी का मतलब क्या आया बच्चे, यहाँ पर टी का मतलब है थर्मस, ठीक है। टी का मतलब क्या है, टी स्टैंड फॉर थर्मस एंड ये क्यू स्टैंड फॉर एक्वेटिकस। ए क्यू स्टैंड फॉर एक्वेटिकस, ए क्यू किसको स्टैंड करता है, एक्वेटिकस को ये स्टैंड करता है, ठीक है, थर्मस एक्वेटिकस। ऑल राइट, क्लियर है, क्लियर है, ये चीज समझ में आई। अब ये तो रिक्वायरमेंट्स है, इसके अलावा और क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो एक बार आप लिख लीजिए, फिर आप बोलोगे कि मैम टाइम नहीं देते, जल्दी से लिख लीजिए ताकि मैं पानी पी सकूं, ठीक है।
तो ये है आपका अभी तक की रिक्वायरमेंट्स। अब इसके अलावा आपको क्या चाहिए? अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं फोर्थ रिक्वायरमेंट की, तो चाहिए मैग्नीशियम आयंस। ठीक है, क्या चाहिए बच्चे? मैग्नीशियम आयंस, या फिर आप बोल सकते हैं CaCl2 भी चाहिए इसके अलावा, और चाहिए डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। अरे भाई, न्यूक्लियोटाइड टैग डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, तो उसके लिए मीडियम के अंदर तो डी एनटीपीज होनी चाहिए या नहीं? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट होनी चाहिए। ठीक है, तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट भी होनी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स, अब हमने रिक्वायरमेंट्स कर ली, जैसे ही हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर किया था कि रिक्वायरमेंट्स कर ली। अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो अब हम सीखेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए, तो अब हम समझते हैं सबसे पहले स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन पीसीआर। पीसीआर के अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे? तो सबसे जो पहला जो स्टेप है उसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। जो पहला स्टेप है उसको हम बोलेंगे डीनेचुरेशन। दूसरा जो स्टेप है इसको हम बोलते हैं एनिलिंग। दूसरा स्टेप है इसको हम बोलेंगे एनिलिंग। और जो तीसरा जो स्टेप है इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन, या फिर आप एक्सटेंशन बोलो या फिर आप क्या बोलो, इलोंगेशन, बात एक ही है। ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन पीसीआर, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। ठीक है, अब हर एक स्टेप, हर एक जो ये स्टेप है डीनेचुरेशन, एनिलिंग, यहाँ पर टेम्परेचर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, डीनेचुरेशन के अंदर तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर भी लिख देती हूँ, यहाँ पर चाहिए अराउंड टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एनिलिंग के अंदर जो टेम्परेचर चाहिए अराउंड 55 टू 65 डिग्री सेल्सियस, ये इतना टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, और इलोंगेशन के अंदर चाहिए अराउंड 72 डिग्री सेल्सियस। तभी पीसीआर को हम थर्मल साइकिल भी बोलते हैं। पीसीआर इज ऑल्सो नोन एज थर्मल साइकिल। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, थर्मल साइकिल क्यों बोलते हैं बच्चे? क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। हर एक इसका जो स्टेप है वो क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। हर एक जो स्टेप है वो क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, इलोंगेशन, जो सीक्वेंस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस आपको ध्यान में रखनी है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, अब आ जाइए डीनेचुरेशन। एक बार मैं इसमें हल्की हल्की चीज आपको बता देती हूँ होता क्या है। डीनेचुरेशन का मतलब है टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया है 95 डिग्री सेल्सियस, तो बीच का जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो अलग अलग हो गई है। अब दोनों स्ट्रैंड क्या है? अलग अलग हो गए, सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया। ठीक है, एनिलिंग, एनिलिंग के ऊपर काम करेगा प्राइमर। प्राइमर के पास क्या है? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है टारगेट डीएनए के। ठीक है, और ये अब जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, यानी कि रेप्लिकेशन को इनिशिएट कर देगा। आगे कौन बढ़ा देगा? एक्सटेंशन, यानी कि जो टेक डीएनए पॉलीमरेज है अब न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। और जो टेक डीएनए पॉलीमरेज है डीएनटीपीज को ऐड करता है हमेशा 3 प्राइम एंड ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रैंड के ऊपर ही ऐड करेगा। लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे एक एक करके, स्टेप समझते हैं। ठीक है, तो डीनेचुरेशन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटती है, एनिलिंग के अंदर प्राइमर एक्ट करता है, एक्सटेंशन के अंदर टेक डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है और हमें कॉपीज मिलना शुरू हो जाती हैं। क्लियर? चलिए, अब आ जाइए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डीनेचुरेशन के बारे में। ठीक है, डीनेचुरेशन के अगर मैं बारे में बात करूं तो जैसे कि ये स्ट्रैंड है। ठीक है, पहला स्टेप मैं देखती हूँ, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, और ये हो गया है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड, ये हो गया है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या होंगी बच्चे? ये न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, तो आपको अंडरस्टूड है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ये क्या है बच्चे? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब पहला जो स्टेप होगा, पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप ध्यान में रखना, पहला स्टेप है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, पहला स्टेप होगा डीनेचुरेशन। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या है? टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड टू ऑब्टेन सिंगल
स्ट्रैंडेड टेम्पलेट डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट डीएनए मिलेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट डीएनए मिलेगा एट 95 डिग्री सेल्सियस। 95 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये प्रोसेस होगी, ठीक है। अब देखो चलो अलग अलग करते हैं हम स्ट्रैंड्स को। ये हमें मिल गया है 5 प्राइम एंड ये हो गया है 5 प्राइम एंड, थोड़ा सा ये हो गया 3 प्राइम एंड, और दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं इतना तो पता ही है आपको, ठीक है। ये हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट डीएनए, ठीक है, और ये भी हो गया है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट डीएनए, ठीक है। अब देखिए ये तो पहली बात। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेप की, ठीक है। ये पहले स्टेप करके हमें रिजल्ट मिला है। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। जो दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा एनिलिंग। दूसरा क्या होगा? एनिलिंग। एनिलिंग के अंदर क्या होगा? प्राइमर ऐड करेगा क्या, और प्राइमर एक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। प्राइमर जो कि 8 to 14 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड थी, केमिकली सिंथेसाइज थी। प्राइमर एक्ट ऑन 3 प्राइम एंड ऑफ टारगेट डीएनए। जो 3 प्राइम एंड है टारगेट डीएनए का उसके ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। चलिए किस तरीके से एक्ट करेगा हम एक बार ये देखते हैं, ठीक है। जस्ट सपोज ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। ये हो गया है 5 प्राइम एंड, ये हो गया है 3 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड, और ये हो गया है 5 प्राइम एंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से काम होगा। 3 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड होगा और ये क्या होगा? 3 प्राइम एंड। तो यहाँ पर क्या ऐड करेगा? यहाँ पर कौन एक्ट करेगा? यहाँ पर एक्ट करेगा आपका प्राइमर। तो ये हो गया है प्राइमर। ऑलवेज एक्ट ऑन 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट डीएनए, और इसी के तरीके से यहाँ पर एक्ट होगा 3 प्राइम एंड के ऊपर। ये हो गया आपका प्राइमर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, जस्ट सपोज मैं एग्जाम्पल के बाद में की फॉर्म में बात करूं, जस्ट सपोज यहाँ पर है आपका ए, यहाँ पर है टी, यहाँ पर है जी, ठीक है, और यहाँ पर है आपका टी, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है सी, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा टी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी। यहाँ पर टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे टी, और सी का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर जी, ठीक है। और ये इस तरीके से एक्ट होगा 3 प्राइम एंड के ऊपर, ये ऑलवेज एक्ट करेगा। यहाँ पर इसलिए मैंने लिख दिया है 3 प्राइमर एक्ट ऑन, ठीक है। प्राइमर एक्ट ऑन, प्राइमर कहाँ पर एक्ट करेगा? प्राइमर एक्ट ऑन 3 प्राइम एंड ऑफ द टारगेट डीएनए। ये 3 प्राइम एंड है टारगेट डीएनए का, ये है 3 प्राइम एंड ऑफ द टारगेट डीएनए। तो ये कौन सा एंड हो जाएगा? 5 प्राइम, ठीक है। ये कौन सा एंड हो जाएगा? 5 प्राइम, क्योंकि दोनों आपस में क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो ये हो गया है आपका स्टेप, ठीक है। ये कौन सा स्टेप हो गया? आपका सेकेंड स्टेप। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की, और एनिलिंग का टेम्परेचर है वो ध्यान में रखना। जो एनिलिंग का जो टेम्परेचर है ये एक्ट करेगा 55 to 65 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं होता, थोड़ा सा आगे पीछे चलता है, ठीक है। 55 डिग्री to 65 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एनिलिंग होगा। ये सेकंड स्टेप होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तो ये हो गया है आपका थर्ड स्टेप। जो स्टेप होगा, थर्ड स्टेप को हम बोलेंगे एक्सटेंशन, ठीक है। थर्ड स्टेप के ऊपर क्या होगा? एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन होता है थोड़े से ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर, 72 डिग्री सेल्सियस। अब एक्सटेंशन के ऊपर कौन एक्ट करेगा? एक्सटेंशन के ऊपर एक्ट करेगा बच्चे यहाँ पर टेक डीएनए पॉलीमरेज, जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर भी इसका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जो टेम्परेचर आप देख रहे हो कितना है? 72 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा हाई है। तो ये अगर ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर रहता है, हॉट स्प्रिंग के अंदर रहता है, खोलते हुए पानी के अंदर रहता है, तो यानी कि इसके अंदर पाए जाने वाला एंजाइम भी हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर 72 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए इस एंजाइम का कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। टेक डीएनए पॉलीमरेज ऐड न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, यानी कि ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा ऑन 3 प्राइम एंड ऑफ ग्रोइंग टेम्पलेट, ठीक है, ग्रोइंग डीएनए।
ठीक है, ग्रोइंग डीएनए के ऊपर ये एक्ट करेगा। ठीक है, तो एक बार हम उसको बना लेते हैं स्ट्रैंड को, किस तरीके से आपको कॉपीज मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम, क्योंकि ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का डायग्राम है बच्चे, पूरा का पूरा आपको बनाना पड़ेगा, अदरवाइज नंबर तो ना मिलने। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने बोला था, यहां पर ये आ गया है आपका प्राइमर, 3 प्राइम एंड ऑफ द टेम्पलेट डीएनए, 3 प्राइम एंड ऑफ द टेम्पलेट। एक सेकेंड, अच्छा बताओगे नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया है, हैं इतने शाणे हो गए। 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड। ठीक है, तो ये हमेशा 3 प्राइम एंड के ऊपर एक्ट करेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या ऐड करना शुरू हो जाएगा, यहां पर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू कर देगा, कौन, टैग डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर, ये हमेशा दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, मैंने समझाने के लिए लिया है बस ATG। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेम सीक्वेंस ले लेती हूँ, यहाँ पर जैसे कि ATG कॉम्प्लीमेंट्री होगा ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड भी। ठीक है, ATG आने ले लिया है मैंने, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा, तभी तो केमिकली सिंथेसाइज्ड बोला है। तो A का कॉम्प्लीमेंट्री T, T का कॉम्प्लीमेंट्री A, G का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा C। ठीक है, यहां पर मैंने ले लिया है जैसे कि T, A और C। ठीक है, तो यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ये है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है। अब यहां पर कौन ऐड करना शुरू कर देगा, जैसे कि ये हो गया है आपका 5 प्राइम एंड, ठीक है, और ये कौन सा हो गया 5 प्राइम। ठीक है, अब ये ऐड कर देगा 3 प्राइम एंड, तो ये कौन सा, अगर ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम एंड हो गया। ठीक है, तो अब ये ऐड करेगा 3 प्राइम एंड के ऊपर, ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू कर देगा और हमें क्या मिलेंगी, कॉपीज मिलेंगी। अब आपको पता चला हमें कितनी कॉपीज मिली, यानी कि एक से हमें क्या मिलेंगी, कॉपीज मिलेंगी। यानी कि पहले हमने एक डीएनए लिया था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, आपको डबल कॉपीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन ऐड कर रहा है, यहाँ पे टैग डीएनए पॉलीमरेज, ये 3 प्राइम एंड हो गया बच्चे, ये 3 प्राइम एंड हो गया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, तो टैग डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर ऐड करेगा न्यूक्लियोटाइड्स, टैग डीएनए पॉलीमरेज ऐड न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर कॉपीज मिलेंगी। ठीक है, तो देखो इसी तरीके से यहाँ पर रेप्लिकेशन होगी। अगर मैं बात करूं n नंबर ऑफ साइकिल होंगी, अगर n नंबर ऑफ, ये एक साइकिल होगी, अगर n नंबर ऑफ साइकिल होगी तो 2 रेज टू पावर n आपको क्या मिलेंगी, कॉपीज मिलेंगी, 2 रेज टू पावर n कॉपीज आपको मिलेंगी। ठीक है, अगर जब सपोज यहाँ पर आपने एक साइकिल कराई है, ठीक है, n की जगह आपने एक लिखा है, तो 2 रेज टू पावर 1, यानी कि कितनी कॉपीज मिलेंगी आपको, 2 कॉपीज मिलेंगी। कितनी कॉपीज मिलेंगी आपको, 2 कॉपीज मिलेंगी। अगर जस्ट सपोज यहां पर मैं आपको बोल दूं कि 4 साइकिल हुई है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि 4 साइकिल्स हुई हैं, अगर 4 साइकिल्स हुई हैं, तो जो नंबर ऑफ कॉपीज कितनी मिलेंगी आपको, नंबर ऑफ कॉपीज हो जाएंगी 2 रेज टू पावर n, यानी कि 2:2:2:2, यानी कि 16 आपको कॉपीज मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉपीज निकाल सकते हो। तो अगर मैं आपको बताऊं ना, तो इतना कितना टाइम लगता है, आप पूछोगे मैम ये सारी की सारी जो मूवमेंट हो रही है इसके अंदर कितना टाइम लगता है, तो मैं आपको बता दूं कि डीनेचुरेशन हो जाता है आपका, डीनेचुरेशन कितने टाइम में हो जाता है, ठीक है, ये डीनेचुरेशन हो जाता है आपका अराउंड 1 मिनट के अंदर। ठीक है, 1 मिनट के अंदर डीनेचुरेशन यहाँ पे हो जाता है आपका। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एनिलिंग के बारे में, तो जो एनिलिंग है ये हो जाता है अराउंड आपका 45 to 50 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, और आपका जो एक्सटेंशन हो जाता है, इलोंगेशन वाला जो स्टेप है बच्चे, ये टाइम याद नहीं रखना, बट स्टिल ये जो इलोंगेशन है ये आपका 2 मिनट्स के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो टोटल साइकिल है वो कितने मिनट के अंदर हो गई, 4 मिनट के अंदर। ठीक है, 4 मिनट के अंदर एक साइकिल हो जाती है, टोटल साइकिल कितनी देर के अंदर हो गई, 4 मिनट के अंदर। ठीक है, अगर मैं इसको 30 साइकिल भी करा दूं ना, 30 साइकिल, तो आपको बिलियन ऑफ कॉपीज मिलेंगी। ठीक है, आपको कितनी कॉपीज मिलेंगी, बिलियन ऑफ कॉपीज यहाँ पे आपको मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये देखना है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार इसको समझ लीजिए, ऑलराइट, एक बार इसको नोट करिए, उसके बाद हम आगे की चीजें करते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको कर लीजिए कि डीनेचुरेशन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, सारी की सारी चीजें क्या होती हैं।
और ये जो पीसीआर है एक टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस है, ठीक है। पीसीआर क्या है बच्चे, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस है। ऑल राइट, और ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस है, ये तो आपने देख ही लिया है, और ये आपका एक्सटेंशन है, ठीक है। यानी कि देखो इस तरीके से ग्रोथ हो रही है। ऑल राइट, और ये 5 प्राइम यहाँ पे आप लिख ही लीजिए, यहाँ पर 3 प्राइम एंड है और ये आपका 3 प्राइम एंड है। 3 प्राइम एंड ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रैंड ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू कर रहा है, ठीक है। और ये टाइम पीरियड है, और यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये जो ग्रोथ होती है बच्चे, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ये ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है, ठीक है। एक्सपोनेंशियली ये ग्रोथ हो रही है। ऑल राइट, और अगर जितनी ज्यादा साइकिल मिलेंगी तो आपको उतने ही बिलियन ऑफ कॉपीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है ये मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं बात करूं, एक लिख लीजिए, एक नोट डाल के लिख लीजिए बच्चे कि जो पीसीआर है एक टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस है। पीसीआर इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस। अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ लें कि थर्मल साइकिल को एक्सप्लेन करो, और आप बोलोगे कि यार मैम ने तो पढ़ाया ही नहीं, पीसीआर इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस, ठीक है। हैंस इट इज नॉन एज थर्मल साइकिल, हैंस इट इज नॉन एज थर्मल साइकिल, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, थर्मल साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो ये वाली बात हो गई। अब आप देखते हैं, चलो आ जाओ, एक बार हम इसकी एप्लीकेशन भी लिख लेते हैं, जो कि आपके उसके अंदर नहीं गिवन है, लेकिन स्टिल थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, पीसीआर की एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है। अब देखो, अगर हमारे पास अमाउंट कम है, ठीक है, अगर एचआईवी का वायरस अगर बॉडी के अंदर एंटर कर गया, तो उसकी हम मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं पीसीआर का यूज करके, ताकि हम स्टेनिंग जब करें तो हमें रिजल्ट बहुत अच्छे से दिखने लग जाए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन की बात करें तो डिजीज ऑफ पैथोजन, जो भी टू डायग्नोज पैथोजन, ठीक है। पैथोजन को डायग्नोज करने के लिए, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैंने आपको बताया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर इसका यूज होता है, किसके अंदर यूज होता है इसका, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर यूज होता है। और अगर मैं बात करूं, देख बहुत सारे एयर के अंदर, वाटर के अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, टू डायग्नोज वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, टू डायग्नोज वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका पता लगाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो फॉसिल्स की स्टडी है, ठीक है, फॉसिल्स की स्टडी के अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। फॉसिल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, आप बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फॉसिल स्टडी, इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका होमवर्क है। फॉसिल की स्टडी को, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा और कहां पर हम यूज कर सकते हैं, टू फाइंड अ स्पेसिफिक म्यूटेशन, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक म्यूटेशन है, टू फाइंड आउट स्पेसिफिक म्यूटेशन, कोई भी स्पेसिफिक म्यूटेशन हो रही है, ठीक है, उसको हम फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया, इन सारी की सारी डिजीज के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, पीसीआर की ये सारी की सारी एप्लीकेशन थी, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं, ये तो हो गया आपका पीसीआर। तो फोर्थ स्टेप हो गया, बिल्कुल हो गया। आइसोलेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो गया। फिफ्थ स्टेप क्या है, यानी कि एम्प्लीफिकेशन कराने के बाद अब हम क्या कराएंगे, लाइगेशन। किस किस का लाइगेशन, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट एंड वेक्टर का, टू फॉर्म रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये तो था आपका फोर्थ स्टेप, ठीक है। फिफ्थ स्टेप की अगर हम बात करें, फिफ्थ स्टेप क्या है, लाइगेशन, ठीक है। लाइगेशन ऑफ किस किस का लाइगेशन, लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, जो डिजायर्ड जो डीएनए फ्रेगमेंट है एंड वेक्टर, इसका हमें क्या करना है, लाइगेशन कराना है विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ग्लू, ठीक है। जो मॉलिक्यूलर ग्लू का नाम बता दीजिए जल्दी से। मॉलिक्यूलर सीजर्स को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बोलते हैं,
ठीक है। और मॉलिक्यूलर ग्लू किसको हम बोलते हैं, लाइगेशन करा रहे हैं, तो इसको याद रखना और भी आसान है, लाइगेज की हेल्प से। ठीक है, बाय मेकिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, किसकी मदद से, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेता है, बाय मेकिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये बना लेता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड, कौन सा स्टेप हो गया, फिफ्थ स्टेप। ठीक है, ligation of desired DNA fragment and vector with the help of molecular glue by making phosphodiester bond to make recombinant DNA molecule। ठीक है, टू मेक recombinant DNA molecule। हमारे पास अब क्या मिल गया है बच्चे, recombinant DNA molecule मिल गया है। ठीक है, recombinant DNA molecule हमारे पास मिल गया है। ठीक है, ये तो फिफ्थ स्टेप हो गया। चलो, अब सिक्स्थ स्टेप क्या था, अब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल किसके अंदर ट्रांसफॉर्म करना है, होस्ट सेल के अंदर, है ना। तो ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इन होस्ट सेल। ठीक है, अब होस्ट सेल को हम कॉम्पिटेंट बनाते थे। ठीक है, अब यहाँ पर ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसलिए मैं हल्का सा नाम यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, मैंने पूरा का पूरा कॉम्पिटेंट होस्ट में पढ़ाया था, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इन होस्ट सेल, और उस सेल को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट सेल। उस सेल को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट या फिर ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलो आप प्रोसेस का नाम लिख लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रांसफॉर्मेशन आप इसको बोलते हो। ठीक है, अब जो होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाना है, ठीक है, होस्ट सेल को क्या बनाना है, कॉम्पिटेंट। अब ये आप पूरा का पूरा पढ़ चुके हो। ठीक है, कॉम्पिटेंट किस तरीके से बनाना है, बता सकता है कोई, किस तरीके से बनाना है, कि पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड होस्ट सेल, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड होस्ट सेल को किसके अंदर ट्रीट कराना है बच्चे, CaCl2 के अंदर। ठीक है, यानी कि कैल्शियम आयन होंगे, फिर क्या बन जाएंगे बच्चे, पोर्स बन जाएंगे। ये फिर प्रोसेस पूरी की पूरी आइस के ऊपर हो रही है, फिर हीट कर देना है। हीट कितने टेम्परेचर पे करना है, 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर करना है। इसकी मदद से क्या होगी, परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, परमिएबिलिटी अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंक्रीज हो गई तो जो रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है वो क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, और दोबारा से इसको किसके ऊपर रख देना है, आइस के ऊपर रख देना है, ताकि पोर्स बंद हो जाए। और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, इस प्रोसेस को हमने बोला था हीट शॉक मेथड। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था बच्चे, हीट शॉक मेथड हमने बोला था। हमने क्या बोला था बच्चे, हीट शॉक मेथड। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन किस किस तरीके से होता है, किसी को याद है। इसके अलावा ये तो था आपका हीट शॉक मेथड। इसके अलावा जैसे कि हमने पढ़ा था आप माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से पोर्स बन जाते हैं। ठीक है, टेम्परेरी पोर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट हो जाता है। और हमने क्या पढ़ा था, जीन गन मेथड, जिसको बैलिस्टिक गन मेथड भी बोलते हैं, जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए कॉटेड विद गोल्ड एंड जो टंगस्टन की मदद से डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते थे हम जीन गन मेथड के अंदर। ठीक है, जीन गन मेथड का एक और नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने बोला था बैलिस्टिक मेथड। ठीक है, प्लांट सेल के लिए हम क्या यूज करते थे, TI प्लाज्मिड of agrobacterium tumefacium, TI plasmid of agrobacterium tumefacium। ठीक है, TI plasmid of agrobacterium tumefacium हम यूज करते थे। ठीक है, और ये हो गया था आपका प्लांट सेल के लिए। ठीक है, एनिमल सेल के लिए हम यूज करते थे रेट्रोवायरसेस। ठीक है, किसकी रेट्रोवायरस यूज करते थे हम एनिमल सेल के लिए। ठीक है, तो ये कुछ मेथड थे। अब इन मेथड की मदद से हम सेल को क्या बनाते थे, कॉम्पिटेंट बनाते थे। ठीक है, अब कॉम्पिटेंट बनाने के बाद क्या हमारा वहीं पे खत्म हो गया था। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल आ गया। ठीक है, हमने मेथड कर दिया, क्या हमारे पास कंफर्मेशन थी, नहीं थी। तो हम क्या यूज करते थे, हम यूज करते थे स्क्रीनिंग मेथड। इसका इसी के अंदर जो मेथड था वो क्या था, स्क्रीनिंग मेथड। ठीक है, जिसके अंदर हम किसका यूज करते थे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी कि सिलेक्टेबल मार्कर्स का यूज करते थे।
किसका यूज करते थे, मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके। किसका यूज करते थे आप, सिलेक्टेबल मार्कर्स का यूज करते थे, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का आप यूज करते थे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का आप यूज करते थे। और ये जो कंबरसम प्रोसेस थी क्योंकि साइमल्टेनियसली कल्चरिंग करानी पड़ती थी आपने, तो इसको आप 2 स्टेप प्रोसेस को आप सिंगल स्टेप प्रोसेस पे लेके आए थे, ठीक है। सिंगल स्टेप प्रोसेस के ऊपर लेके आए थे जिसको हम ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। और जिसके अंदर जो प्रोसेस आपने यूज की थी वो कौन सी यूज की थी, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। कौन सी यूज की थी आपने, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का आपने यहाँ पर यूज किया था, ठीक है। वो पूरी का पूरा लेगजेट जीन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, कौन किसको कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज ब्लू डाई दे रहा है, ठीक है, ब्लू कलर दे रहा है आयोडीन के साथ रिएक्ट करके, ये सारी की सारी आप प्रोसेस कर चुके थे, ठीक है। अब इतना जानने के बाद क्या पता चला आपको, इतना जानने के बाद पता चला कि होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट आ गया है, होस्ट सेल के अंदर क्या आ गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल आ गया है। अब हमें क्या करानी है, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। ये कौन सा स्टेप था आपका, ये था आपका 6th स्टेप। 7th स्टेप क्या है, कल्चरिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट या फिर कल्चरिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड, जो कि ट्रांसफॉर्म जो सेल हुई है, कल्चरिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल इन अ मीडियम, ठीक है। मीडियम के अंदर यानी कि अब हमें क्या कराना है, कल्चर कराना है, ठीक है। और ये हम किसकी मदद से करते हैं, बायोरिएक्टर्स की मदद से। किसकी मदद से करते हैं, बायोरिएक्टर्स की मदद से ये पूरी की पूरी प्रोसेस हम करते हैं, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे कि किस तरीके से हम बायोरिएक्टर्स का यूज करते हैं। और जो 8th स्टेप होगा यानी कि सेपरेशन प्यूरिफिकेशन, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम अपनी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी क्या कहती है आपकी, पीसीआर का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज इन विट्रो, ठीक है। यूजिंग, किसका यूज करके बच्चे, ये पूरी की पूरी साइकिल है। डीनेचुरेशन स्टेप करते हैं हम, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ब्रेक करते हैं। एनिलिंग के अंदर प्राइमर्स का यूज करते हैं जो हमेशा 3 प्राइम एंड ऑफ द टारगेट डीएनए ऐड करता है। फिर जो डीएनए पॉलीमरेज भी कौन सा, टेक डीएनए पॉलीमरेज, जो कि अब न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा और जो 3 प्राइम एंड ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रैंड ये ऐड करेगा। और अगर हम इसकी 30 साइकिल्स भी करा देते हैं तो हमें कितनी कॉपीज मिलेंगी, हमें बिलियन ऑफ कॉपीज मिलेंगी, ठीक है। मतलब इतने ज्यादा अमाउंट है। और इसका मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, 2⁻n आपको कॉपीज मिलती हैं जितनी आप साइकिल कराते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी आपकी एम्प्लीफिकेशन है। हीट करना है, टेम्परेचर आप याद कर लेना, एनसीईआरटी के अंदर गिवन नहीं है लेकिन स्टिल आप याद कर लेना अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखोगे, क्योंकि डिपेंड करता है जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखते हो तो आपको थोड़ी बहुत और क्या एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। तो आप इतना लिख सकते हो, इतना ज्यादा तो है नहीं, ज्यादा टेम्परेचर आपको याद करना है नहीं, क्योंकि इसको हम थर्मल साइकिल बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि थर्मल साइकिल हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा है कि प्राइमर्स का हम यूज करते हैं। प्राइमर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होती हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होती है रीजन्स ऑफ डीएनए एंड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या होता है बच्चे, द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन and the genomic DNA as template. If the process of replication of DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified to approximately billion, यानी कि 1 बिलियन कॉपीज मिल जाती हैं हमें। सच रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन, कब एम्प्लीफिकेशन अचीव करते हैं हम, बाय यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। जो कि हम कहाँ से आइसोलेट करते हैं, ये करते हैं हम एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है, विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर, क्योंकि हॉट स्प्रिंग के अंदर मिलता है, हॉट वाटर स्प्रिंग के अंदर। इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, द एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज टू लाइगेट विद द वेक्टर फॉर द फ्यूचर क्लोनिंग, ठीक है। ये पूरी की पूरी कहानी है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की।
अब देखो, इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द सेल ऑर्गेनिज्म, देयर आर सेवरल मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए इनटू द रिसिपिएंट सेल। रिसिपिएंट सेल यानी कि होस्ट सेल आफ्टर मेकिंग कॉम्पिटेंट, ये मैंने आपको बताया किस तरीके से हम कॉम्पिटेंट बनाते हैं, ठीक है, टू रिसीव टेक अप द डीएनए प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग। सो इफ अ रिकम्बिनेंट डीएनए bearing gene for resistant to an antibiotic ampicillin is transferred into the E. coli cell, the host cell become transformed into ampicillin resistant cell. If we spread the transformed cell on agar plates containing ampicillin only, transformant will grow, untransformed recipient cell will die. Since due to ampicillin resistant gene, one is able to select a transformed cell, and in the presence of ampicillin, the ampicillin resistant gene in this case is known as selectable marker. ये किस तरीके से हम selectable marker का यूज करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का हम यूज करते हैं, पूरी की पूरी कहानी है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है। तो नंबर थोड़ा सा गलत दिया है, ठीक है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए। हम क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द पीसीआर रिएक्शन। पीसीआर रिएक्शन की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? 2 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर, डीएनए सेगमेंट टू बी एम्पलीफाइड, हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ऑल ऑफ द वो। रिक्वायरमेंट तो सारी की सारी है ना, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर चाहिए हमें 2, ठीक है, हमें वो सेगमेंट चाहिए जो कि हमें एम्पलीफाई कराना है, हमें एक थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज चाहिए, और यानी कि ऑल ऑफ द अबो। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ऑल ऑफ द अबो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्राई कीजिए खुद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मैंने आपको बताया है कि जो स्टेप हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे जो पहला जो स्टेप है बच्चे, वो क्या है आपका? डीनेचुरेशन, ठीक है। डीनेचुरेशन के बाद आएगा एनिलिंग, ठीक है। ये आपसे सब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, एक एक स्टेप को भी आप एक्सप्लेन करो। और जो नेक्स्ट जो स्टेप है बच्चे, लास्ट स्टेप, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन, ठीक है। तो पहला स्टेप पूछा हुआ है फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हमें दोनों स्ट्रैंड को पहले अलग अलग कराना है 95 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया सी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट फॉर द पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट्स है ये सही है? ऑटोमेटेड पीसीआर मशीन्स को हम थर्मल साइकिल बोलते हैं। थर्मल स्टेबल पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड, मिलियन टू बिलियन कॉपीज ऑफ डिजायर्ड डीएनए कॉपीज कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम माइक्रोग्राम क्वांटिटीज ऑफ डीएनए। तो यही तो हमने किया था अभी, यही तो हमने किया है। मतलब थर्मल साइकिल की मदद से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से हमें मल्टीपल कॉपीज मिली, यही तो मेन एम था पीसीआर का, ठीक है। तो यानी कि सारी की सारी जो स्टेप्स हैं सारे के सारे ठीक है रिगार्डिंग पीसीआर। ऑलराइट, चलो थर्मस एक्वेटिकस इज द सोर्स ऑफ, थर्मस एक्वेटिकस किसका सोर्स है बताओ? बेंट पॉलीमरेज, प्राइमेज एंजाइम, टेक पॉलीमरेज, या फिर बोथ ए एंड सी। थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस से हमें क्या मिलता है बच्चे? टेक डीएनए पॉलीमरेज। क्या मिलता है हमें? टेक डीएनए पॉलीमरेज, जो कि एक थर्मोस्टेबल है, ठीक है। तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ एट व्हाट टेम्परेचर डज डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स टेक प्लेस। डीनेचुरेशन कब होता है? डीनेचुरेशन होता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर, ठीक है, यानी कि 95 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अराउंड ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो प्राइमर्स यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस आर। जो प्राइमर्स हम यूज करते हैं वो क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, डबल स्टैंडर्ड आरएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। एंड दिस इज योर होमवर्क। एक तो होमवर्क मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, और मैंने देखा है लास्ट क्लास का जो होमवर्क था कमेंट बॉक्स में मुझे उसके आंसर नहीं मिले, ठीक है। आरएनए इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि प्राइमर्स क्या होते हैं, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। पीसीआर टेक्निक किसने डेवलप की थी? ठीक है, बताओ किसने डेवलप की थी? कैरी मुलिस ने, ठीक है। और इनके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है? इट इज अ डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक है, या फिर डीएनए को डिग्रेड करते हैं, या फिर डीएनए को हम एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। ये कोविड के टाइम पे भी बहुत यूज हुआ है, ठीक है, पीसीआर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम एम्पलीफाई कराते हैं डिजायर डीएनए सेगमेंट को, ठीक है। पॉलीमरेज यूज्ड
फॉर पीसीआर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जो पॉलीमरेज यूज करते हैं हम वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकता है, दैट इज थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, नाम ही बता रहा है टेक डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ये तो आप बता चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला जो स्टेप है वो है आपका डीनेचुरेशन। ठीक है, what is the process of binding of primer to the denaturated strand called annealing, renaturation, denaturation। जब प्राइमर ऐड होता है, ठीक है, जब प्राइमर ऐड होता है तो हम क्या बोलते हैं उस स्टेप को, प्राइमर कब ऐड होता है, एनिलिंग के टाइम पे। ठीक है, प्राइमर कब होता है आपका, एनिलिंग के टाइम पर ऐड होता है, सेकंड स्टेप जिसको हम एनिलिंग बोलते हैं। ठीक है, जो कि न्यूक्लियोटाइड थोड़ा सा सीक्वेंस को, मतलब ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होती है टारगेट डीएनए के लिए। ठीक है, denaturation, heating between 72 डिग्री सेल्सियस, हीटिंग बिटवीन 40 to 60 डिग्री सेल्सियस, हीटिंग बिटवीन 90 to 98 डिग्री सेल्सियस, या फिर नन ऑफ द अबव। देखो डिनेचुरेशन 95 पे होता है, आपका एनिलिंग 55 to 65 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है, और आपका एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपना कर लिया है पीसीआर, हम यहाँ पर 6th स्टेप कर चुके हैं इसके बायोटेक्नोलॉजी के। 7th और 8th स्टेप जिसके अंदर हम बायोरिएक्टर्स पढ़ेंगे और डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग करेंगे, कि जो भी हमने जो प्रोडक्ट बनाया है अभी इतनी मशक्कत करके, हमें उसको कमर्शियल पर्पज पे यूज करना है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए। तो बायोरिएक्टर्स और डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग आपकी बची हुई है। ठीक है, तो हम लास्ट लेक्चर लगेगा अपना, और फिर बायोटेक्नोलॉजी आपका खत्म। ठीक है, फिर हम प्रोडक्ट बना लेंगे जो हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना जोश हाई रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।